नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा नाम जिसने महज कुछ सालों में ही दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। शारीरिक रूप से बेहद ही सामान्य दिखने वाला नेपोलियन ने एक समय में पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था। नेपोलियन न केवल एक काबिल मिलिट्री कमांडर था और उसके साथ ही एक बेहतरीन शासक भी था, जिसकी नेपोलियन कोड आज भी दुनिया में कानून बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ऐसी एक महान राजा को कभी तानाशाह भी कहा गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन है नेपोलियन, एक महान राजा या फिर एक तानाशाह। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म 15 अगस्त 1769 में कोर्सिका की खूबसूरत आइलैंड में हुआ था। इस समय कोर्सिका मध्यकाल के एक गणराज्य जिनोवा के अधीन था पिछले 500 सालों से। लेकिन 1771 में फ्रांस ने जिनोवा को अपने अधीन कर लिया। इसीलिए नेपोलियन अपने स्कूल की समय से ही प्रखर कर्सिकान राष्ट्रपति था और कर्सिका को फ्रांस से अलग करने की बात करता। जब नेपोलियन 9 साल का हो गया तो वो फ्रांसीसी मुख्य भूमि में चला गया और 1779 में एक धार्मिक स्कूल में दाखिला ले लिया। स्कूल में नेपोलियन को उसके फ्रेंच उच्चारण, जन्म स्थान और छोटे कद के कारण नियमित रूप से परेशान किया जाता। स्कूल के समय में नेपोलियन ने एक लेखक बनने की इरादा किया था और एक रोमांटिक उपन्यास भी लिखा था। हालांकि नेपोलियन का लेखक बनने का सपना ही रह गया जब उसे इकोले मिलिट्री स्कूल में दाखिला कराया गया 1784 में। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि नेपोलियन इकोले जैसे महान मिलिट्री स्कूल में स्नातक करने वाला पहला कोर्सिकान था। इसके बाद बोनापार्टे को आर्टिलरी रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट का तौर पे नियुक्ति दिया गया। 1793 में हुई ब्रिटेन के खिलाफ युला की घेराबंदी में नेपोलियन ने अपने साहस और सामरिक सूझबूझ का जवाब दिया, जिसके बदौलत नेपोलियन को महज 24 साल की उम्र में ही कर्नल से ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1796 इटली के साथ युद्ध में नेपोलियन ने फिर से अपनी सामरिक सूझबूझ से उत्तरी इटली को फ्रेंच के अधीन कर लिया। इसके बीच बोनापार्ट फ्रांसीसी राजनीति में तेजी से प्रभावशाली होते गए। नेपोलियन ने हमेशा से ही ब्रिटेन को फ्रांस के लिए एक चुनौती की तरह देखा। इसीलिए इतालवी युद्ध अभियान के तुरंत बाद ही ब्रिटेन को अधिकार करने के लिए वो सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि फ्रांस की नौसैनिक ताकत ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुकाबले करने की लायक अभी नहीं है। इसीलिए वो इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए फैसला किया, जिसके सहारे वो ब्रिटेन का भारत में व्यापारिक हितों को कमजोर कर सके। इसी बीच नेपोलियन ने मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के साथ संपर्क साधा और उन्हें आश्वासन दिया कि इजिप्ट में जंग जीतने के बाद नेपोलियन भारतीय राजकुमारों के साथ मिलकर अंग्रेजों पे हमला करेगा। हालांकि इजिप्ट में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये मानवता के लिए एक बड़ी जीत थी, खासकर वैज्ञानिक खोज में। यहाँ नेपोलियन की सेना ने रोसेटा स्टोन का डिस्कवरी किया, जिसके बदौलत हम दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मेसोपोटामिया की लेखनी और बोली को समझ सकते हैं। इसके अलावा नेपोलियन ने समूचे अरब दुनिया में एक शक्तिशाली प्रभाव छोड़ा। प्रिंटिंग प्रेस, उदारवाद, राष्ट्रवाद जैसे पश्चिमी आविष्कार अब समूचे अरब दुनिया को बदलने लगे, जिसकी वजह से 19वीं सदी के पहले भाग में ही अरब नवजागरण हुआ और अरबी देशों में आधुनिक युग का आरंभ हुआ। इजिप्ट युद्ध में हारने के बाद भी फ्रांस में नेपोलियन को एक हीरो की तरह स्वागत किया गया और इसके कुछ ही समय बाद नेपोलियन ने कूप करके फ्रांस की सत्ता हासिल की 1799 के आखिर में। इसके बाद नेपोलियन ने नया संविधान को बनाया और उसके तहत चुनाव में भारी बहुमत से जीता और फर्स्ट काउंसिल के तौर पे नेपोलियन को फ्रांस का सर्वोच्च पद मिला।
अब नेपोलियन को रोकने वाला कोई नहीं था। सन 1800 में वो अपने सेना के साथ दुर्गम आल्प्स पर्वत को पार करके इटली पहुंचता है और वहां पे स्थित ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया। एक तरफ नेपोलियन जंग जीतता रहा तो दूसरी तरफ फ्रांस के भीतर उसके शत्रुओं का संख्या भी बढ़ने लगा, जिसके कारण उस पर कई जानलेवा हमले किए गए। नेपोलियन इन्हीं षड्यंत्रों का हवाला देकर 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है। पूरे यूरोप को कब्जा करने का मंशा लेकर 1805 में नेपोलियन प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की मिलिस सेना को ऑस्ट्रेलिस के युद्ध में पराजित करता है। इसके बाद हुई संधि के बदौलत ऑस्ट्रिया के बहुत सारे हिस्से अब फ्रांस में आ जाते हैं। नेपोलियन जर्मनी के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन के तौर पे एकत्र करता, जो बाद में जाके जर्मनी एकत्रीकरण का प्रमुख वजह बन जाता है। अब नेपोलियन की नजर थी रशिया पे, जिसको वो 1807 में हुई फिनलैंड युद्ध में पराजित करता है। इसके बाद नेपोलियन साम्राज्य की सत्ता पूरे यूरोप में हो जाती है, सिर्फ इंग्लैंड को छोड़ के। लेकिन नेपोलियन को अच्छी तरह मालूम था कि जब तक वो इंग्लैंड को नहीं हराता तब तक वो पूरी तरह यूरोप पे अपनी कब्जा नहीं कर सकता। शायद इंग्लैंड को हराने की बेफिक्री ने नेपोलियन को ले डूबा। नेपोलियन को पता था इंग्लैंड कॉन्टिनेंटल ट्रेड या महाद्वीपीय वाणिज्य की मदद से एक बड़ा अर्थनैतिक शक्ति बन जाता है। इसीलिए वो इंग्लैंड के इस ट्रेड को बर्बाद करने के लिए पूरे यूरोप से इंग्लैंड को अर्थनैतिक रूप से बॉयकॉट करने की आदेश जारी करता है। लेकिन यूरोप के बाकी सारे देश इस चीज को पसंद नहीं करते और बाद में इसको लेकर वे सारे नेपोलियन के दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी वजह से अंततः नेपोलियन को वाटरलू जंग के मैदान में 18 जून 1815 में हार का सामना करना पड़ता है। यह नेपोलियन का 16वां और आखिरी जंग था, जिसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर अटलांटिक महासागर के एक वीरान द्वीप सेंट हेलेना में भेज दिया जाता है, जहां नेपोलियन अपने जिंदगी का आखिर का 6 साल बिताता है और 5 मई 1821 में अंततः उसकी मौत हो जाती है। अब हम वीडियो की पहले में की गई सवाल पे आते हैं, क्या नेपोलियन हीरो था या फिर एक तानाशाह? इसके विश्लेषण करने के लिए हमें नेपोलियन की फैसलों को तराशना होगा। नेपोलियन की युद्ध के फैसले में लाखों लोगों की जान गई। इसके अलावा नेपोलियन ने 1802 को फ्रांस में स्लेव ट्रेड को मान्यता दी। लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस की प्रशासन में काफी सुधार की, जैसे कि नेपोलियन कोड ऑफ लॉ, जिसमें शामिल पिनल कोड और सीआरपीसी जैसे प्रबंधन आज भी विश्व भर में माना जाता है। इसके अलावा नेपोलियन ने फ्रांस में अर्थनीतिक और सामाजिक संस्करण किए। नेपोलियन ने विश्व भर में राजतंत्र को खत्म करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इटली और जर्मनी जैसे देशों में राष्ट्रवाद नेपोलियन की ही वजह से बढ़ा। दुनिया भर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज फैलाने में नेपोलियन का ही हाथ था। इसीलिए नेपोलियन विश्व इतिहास में एक अनोखा व्यक्तित्व था, जिसने वाकई विश्व की नक्शा बदल के रख दी थी।